नमस्कार। दूरदर्शन पणजी के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसकी भयावहता से आज न केवल भारत बल्कि संपूर्ण विश्व पीड़ित है। हमारा आज का विषय है साइबर फ्रॉड यानी इंटरनेट से जुड़े धोखाधड़ी के मामले। वर्तमान डिजिटल युग में जहां एक ओर तकनीक ने हमारे जीवन को सुगम और सुविधाजनक बनाया है, वहीं दूसरी ओर साइबर अपराधी इसका दुरुपयोग कर निर्दोष लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। साइबर अपराधों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। इस गंभीर चुनौती का सामना कैसे किया जाए और इससे बचाव के लिए क्या उपाय अपनाए जाए, इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन रायबंदर गोवा से पीआई श्री दीपक पेडनेकर। दीपक जी, आपका स्वागत। नमस्कार। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। साइबर फ्रॉड आजकल इतनी तेज़ी से क्यों बढ़ रहे हैं? एक समय था जब चोर घर लूटते थे, रास्ते में चलते चेन खींचते थे, आज भी करते हैं। क्या इन जोखिमों से बचने के लिए, क्योंकि इसमें बहुत रिस्क भी था, इसलिए अब घर बैठे आराम से पैसा कमाने के लिए क्या ये सब तरीके अपनाए जा रहे हैं? साइबर क्राइम जो क्राइम है, इट रिवॉल्व्स अराउंड ओनली एक चीज़ के इर्द गिर्द घूमता है, वो है एनोनिमिटी। अगर मैंने आपको एक पावर दे दिया कि आप गायब हो जाओ, अब मैंने आपको एक पावर दे दिया कि आप गायब हो जाओ, तो पहली चीज़ आप क्या करोगे? आप ये करोगे कि आप घर पे जो पैसे हैं वो निकाल के गरीबों को ये करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करोगे? नहीं, आप सोचेंगे कि मैं इनके ऊपर थप्पड़ मार के देखूंगा कि एक्चुअली में रियली गायब हुआ है कि नहीं। दिस इज़ हाउ हमारी मेंटल से ये जाती है। अभी साइबर क्राइम में क्या होता है कि इंटरनेट और डिजिटल पेमेंट के कारण या इंटरनेट बैंकिंग के कारण अपराधी अपने घर में बैठ के अपनी आइडेंटिटी छुपा के क्राइम कर सकता है। इसमें उसके पकड़ने के चांसेस कम है, इसलिए साइबर क्राइम आज के डेट में बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये भी नमूद करना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं कि उन्होंने साइबर क्राइम कर दिया और उनको पकड़ में नहीं आएंगे। बिहाइंड एवरी साइबर क्राइम देयर इज समथिंग कॉल्ड डिजिटल फुटप्रिंट, जो हर साइबर क्रिमिनल अपने पीछे छोड़ता है और उसको ट्रैक करके हम उसको उसके तक पहुँच सकते हैं इन एवरी केस। अच्छा जी, फिशिंग क्या होता है और लोग फिशिंग हमलों का शिकार कैसे हो जाते हैं? फिशिंग की मैं अपने हर जो अवेयरनेस सेशन होता है उसमें हमेशा कहता हूँ कि क्रिमिनल कभी आपका डिवाइस हैक नहीं करेगा, वो पहले आपको हैक करेगा आपके डिवाइस तक हैक करने के लिए जी। तो देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स जो डिफरेंट माध्यम से आपको अपने वश में लेने के लिए साइबर क्रिमिनल कोशिश करेगा। उसमें से एक है फिशिंग। उसमें क्या होता है कि आपको एक ईमेल आएगा, व्हाट्सएप आएगा, ईमेल आएगा, नहीं तो आपको एक वेबसाइट लिंक आएगा, नहीं कुछ तो आएगा जो आपको जेन्युइन लेजिटिमेट लगेगा। अब आप उसके ऊपर क्लिक करोगे, जैसे आपने क्लिक किया तो आपका जो वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है, जैसे आपके OTP हो, आपके बैंक क्रेडेंशियल हो, ये सारे फ्रॉस्टर के पास जाते हैं। तो ये है फिशिंग एक्टिविटी। इसमें बहुत सारे और डिफरेंट वेज है। बाद में विशिंग है, बाद में मीन्स आप वॉइस कॉल से आप किसी को ये कर सकते हैं, लेकिन ये सामने वाले आदमी को झांसे में लाके उससे इंफॉर्मेशन लेने का एक टेक्निक है, उसको फिशिंग बोलते हैं। अच्छा, ऑनलाइन ख़रीदारी इस समय बहुत बढ़ रही है और ऑनलाइन ख़रीदारी करते समय किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए ताकि हम धोखाधड़ी से बच सकें? हाँ, अभी आप देखोगे कि हर चीज़ इंसान आजकल ऑनलाइन है। 70% आजकल हम लोग इंटरनेट के थ्रू सारी अपनी खरीदारी कर रहे हैं। इसमें एक चीज़ अच्छी है कि हमको हर प्रोडक्ट घर बैठे आप देख सकते हो और घर बैठे आपके पास वो प्रोडक्ट आता है। लेकिन उसके साथ ही सबसे बड़ा धोखा है कि आपके साथ फ्रॉड होने का। हमेशा याद रख लेना कि कभी भी आप शॉपिंग करो, ऑनलाइन शॉपिंग करने का, तो जेन्युइन साइट जो रहेगी, जेन्युइन पोर्टल रहेगा, उसी पे जाके वही डाउनलोड करके अपने मोबाइल में उसमें शॉपिंग कर लेना, पहली चीज़। सेकंड, सपोज कोई भी आपको ऑफर दे रहा है कि सपोज एक 100 रुपये की चीज़ आपको 20 रुपये में दे रहे हैं, तो दैट इज़ अ रेड फ्लैग। इस दुनिया में कोई इतना मूर्ख नहीं है जो 100 रुपये की चीज़ आपको 20 रुपये में दे रहा है। इसका मतलब है उस बंदा आपको चारा डाल रहा है ताकि आप उसके झांसे में आ जाए या फंस जाए। उसके झांसे में नहीं आना है। थर्ड, कोई भी लिंक हो, सपोज आप कोई फेसबुक देख रहे हैं, उसमें ऐड आ रहे हैं, उसमें ऐड में आपको बोल रहे हैं कि कोई मोबाइल है कि जो 1.5 लाख का मोबाइल है, आपको 50,000 में मिल रहा है, क्लिक द लिंक। आपने लिंक क्लिक किया, सारा कुछ इसलिए लाइक जेन्युइन साइट, आपको लगेगा कि जेन्युइन साइट, आप पूरा डालोगे, पूरा अपने पैसे डालोगे, लेकिन वो मोबाइल नहीं तो वो आइटम आपको कभी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये फेक और ये फिशिंग साइट्स होती है।
तो ये सारी चीज़ें आपने ऑनलाइन, और हमेशा मैं बोल रहा हूँ, वापस रेटरेट करूँगा कि जेन्युइन पोर्टल पे जाके जेन्युइन साइट, जेन्युइन ऐप डाउनलोड कर उसी पे आप शॉपिंग कीजिए। जी। और इसी से जुड़ा एक सवाल, कैश ऑन डिलीवरी ठीक रहेगा या पहले ऑनलाइन पेमेंट अगर करते हाँ, अगर आपको डाउट आ रहा है इस वेबसाइट पे, डाउट आ रहा है कोई कुछ है, तो आप हमेशा कैश ऑन डिलीवरी कीजिए, ताकि आपको आपके पैसे जाने का धोखा नहीं है। तो हमेशा कैश ऑन डिलीवरी इज सेफेस्ट मोड ऑफ पेमेंट। अच्छा, और अगर कोई पार्सल लेके आपके घर पर आता है जो आपने ऑर्डर ही नहीं किया और वो आपको कहता है कि नहीं आपने ऑर्डर किया है, तो ऐसे में क्या करें? सी देयर इज समथिंग कॉल्ड द पार्सल फ्रॉड। उसमें क्या होता है कि आपको बंदा आएगा, बोलेगा कि आपने एक पार्सल ऑर्डर किया है और आपको पास एक OTP गई है, वो OTP हमें दीजिए, एक चीज़। नहीं तो बोलेगा कि आपने कोई पार्सल ऑर्डर किया है, उसके लिए एक लिंक है, आप उसमें अगर आपको कैंसिल करना है, आप बोलेगे आप मेरा पार्सल नहीं, तो कैंसिल मैडम, तो ओके फाइन, आई विल कैंसिल दैट पार्सल। तो हमारा एक लिंक है, आप इस पर क्लिक कीजिए, नहीं तो हमारी एक OTP आएगी, आप मुझे OTP दीजिए, मैं आपका पार्सल कैंसिल करता हूँ। कभी भी अपनी OTP किसी से शेयर नहीं करना है, ठीक है? क्योंकि जब आपको पता है कि आपने पार्सल ऑर्डर ही नहीं किया है, तो उसमें दो राहें कभी नहीं रखने। देयर शुड बी डाउट दैट हाँ मैंने किया रह सकते, अगर नहीं किया तो नहीं किया है। तो ये OTP शायद आपके अकाउंट की OTP हो सकती है, तो आप अगर आप OTP दिया तो आपके अकाउंट से पैसे जा सकते हैं। अच्छा, और कई बार ये भी हुआ है कि किसी ने ऑर्डर किया है सामान, कोई जैसे कोई टीवी ऑर्डर किया है और मार्बल का टुकड़ा मिला है, तो ऐसे में अगर वो वेबसाइट जो कस्टमर केयर होता है वो अगर आपको केयर नहीं करती, तो ऐसे में क्या किया जाए, कहाँ पर शिकायत कर सकते हैं? आप डायरेक्टली पुलिस स्टेशन में शिकायत कर सकते हैं, पुलिस को आप इन्फॉर्म कर सकते हैं। दीज आर ऑल, मैंने जैसे बोला, ये फिशिंग साइट्स है। आपने वो प्रोडक्ट कब ऑर्डर किया रहेगा, जब आपको उस कंपनी ने नहीं तो उस क्रिमिनल ने कुछ ना कुछ आपको ऑफर दिए रहेगी। ऑफर वहाँ से आती है, लेकिन वो एक्सेप्ट करना या ना करना आपके हाथ में होता है। आप एक बार लालच के 3 चीज़ों के लिए साइबर फ्रॉड होती है, एक है नेग्लिजेंस, ग्रीड एंड फियर। ये इंसान की कमजोरियां जो है, इसको पकड़ के साइबर क्रिमिनल आपसे क्राइम करवा के लेता है। नेग्लिजेंस, आपको कोई लिंक आया, आपने विदाउट केयर एंड प्रिकॉशन क्लिक किया, आपका मोबाइल हैक हो गया। ग्रीड, आपको जैसे आपको बोल रहा है कि 100 रुपये की चीज़ आपको 20 रुपये में मिल रही है, तो आपको वहाँ पर ग्रीड पैदा होगी, तो आप वहाँ फंस जाओगे। फियर, जैसे आपको डिजिटल अरेस्ट किया गया है, नहीं तो आपका बच्चे को हमने किसी केस में पकड़ा हुआ है, उसको छोड़ने के लिए आपको पैसा देना पड़ेगा। सो ये चीज़ें हैं, ये फियर है। तो ये 3 चीज़ों के ऊपर अगर आपका कंट्रोल रहेगा, तो हम लिख के आपको दे सकते हैं कि आपके साथ साइबर क्राइम कभी नहीं होगा। अच्छा, इसी से जुड़ा एक सवाल, साइबर आपने जो कहा कि डिजिटल अरेस्ट, तो डिजिटल अरेस्ट क्या है? एक्चुअली कोई अरेस्ट है ऐसे इस प्रकार का? हाँ, डिजिटल अरेस्ट नाम की चीज़ ही नहीं है पुलिस डिपार्टमेंट में। ऐसा कोई चीज़ ही नहीं कि जहाँ पर आप डिजिटली अरेस्ट हो जाओगे। नहीं, ये सारे ट्रिक्स है आपको एक झांसे में लाने का और उससे बाद में आपसे पैसे उठाने का। और ये ज़्यादातर मैक्सिमम सीनियर सिटीजन को ये टारगेट करते हैं। डिजिटल अरेस्ट जो केसेस है वो ज़्यादातर सीनियर सिटीजन के अगेंस्ट ही हो जाती है, क्योंकि उनको मैनिपुलेट करने के लिए इट्स वेरी इजी, वेरी आसान होता है। तो डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज़ ही नहीं है पुलिस में। अच्छा, और कई बार वो फेक सर्टिफिकेट्स आते हैं कि आपने कोई वेबसाइट खोली है, तो तब क्या करें? फेक वेबसाइट, फेक सर्टिफिकेट वगैरह आती है कि यो आपने आपको एक पोर्नोग्राफी साइट देखते हुए पकड़ा गया है। अगेन इट इज़ अ फ्रॉड। बाद में वो आपको बोलने के कॉम्प्रोमाइज, ये दिस इज जस्ट ट्राइंग टू पुट फियर इन योर माइंड। डिजिटल अरेस्ट भी वही है, फियर साइकोसिस के साथ आपके साथ करेंगे, आपको डर पैदा करके आपसे पैसे वसूल करते हैं। हमारे इंडिया की इशू क्या है कि हमें बचपन से सिखाया जाता है कि जब हम छोटे होते हैं तो बोलते हैं कि अगर आपने कुछ गलत किया, देखो अगर आपने किया तो हम पुलिस के पास लेके जाएंगे, पुलिस को दे देंगे। तो बच्चा बचपन से सोचता है कि पुलिस बोल के कुछ गलत चीज़ है, कोई राक्षस है जो हमको मार देगा। तो ये फियर हमेशा दिमाग में रहता है। तो इसलिए वो डर जो पैदा करते हैं, यूनिफॉर्म का डर पैदा करते हैं बच्चों के दिमाग में। तो यही जो साइकोलॉजी है ये आगे चली जाती है और उसका ये फ्रॉस्टर्स, क्रिमिनल्स उसका फ़ायदा उठाते हैं। अच्छा, अगर हमें कोई किसी अज्ञात नंबर से अगर मैसेज आता है या कोई वीडियो कॉल आता है, तो ऐसे में क्या करें? यस, अगर आपको किसी अज्ञात नंबर से मैसेज आया, उसमें मैसेज में कोई लिंक है, कभी भी वो लिंक क्लिक मत कीजिए आप। अच्छा, नेवर, यू शुड नॉट क्लिक एनी अननोन लिंक्स फर्स्ट। अगर अज्ञात नंबर से आपको सपोज वीडियो कॉल आ रहा है, नेवर रिसीव दैट कॉल। वो कॉल एक सेक्सटोर्शन का कॉल हो सकता है, जहाँ पर आपने कॉल ले लिया, एक सामने वाले जैसे आपने कॉल रिसीव करने के बाद एक लड़की, प्रोबेबली ज़्यादातर लड़की अपने आप को अनड्रेस करने को चालू करेगी और आप जो देखोगे वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो जाता है, हार्डली 10 सेकेंड 15 सेकेंड्स। उसके बाद
आपको फ़ोन आ जाएगा, सो कॉल्ड पुलिस वाला, एक कोई किसी के फ़ोटो लगा के आपको फ़ोन आएगा कि आपके खिलाफ यहाँ पर एक कंप्लेंट रजिस्टर की है, आपने एक लड़की के साथ कुछ ऐसे अश्लील वीडियो देखते हुए आपको पकड़ा गया। और बाद में वो वापस आपसे पैसे मांगने चालू करेंगे, नहीं तो हमें बोलेंगे कि हम ये वीडियोस आपके फैमिली को भेजेंगे, आपके रिलेटिव्स को भेजेंगे, आपके ऑफिस में भेजेंगे, नहीं तो हम उसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे डाल देंगे। अच्छा। तो ये कभी नहीं, आप अगर आपको किसी अनजान नंबर से कॉल आ रहा है, डोंट रिसीव दैट कॉल। अच्छा, एक सबसे ज़रूरी सवाल, यदि कोई व्यक्ति साइबर फ्रॉड का शिकार हो जाता है तो सबसे पहले उसे क्या कदम उठाना चाहिए और कहाँ पर शिकायत दर्ज करनी चाहिए? यस, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर किसी के साथ फाइनेंशियल फ्रॉड हो रहा है, क्योंकि ज़्यादातर 80% तो फाइनेंशियल फ्रॉड है, क्योंकि साइबर क्रिमिनल इज़ नेवर इंटरेस्टेड इन हाउ यू लुक, हाउ यू टॉक, हाउ यू वॉक। उसको सिर्फ आपसे पैसे लेने होते हैं, वो आपका पर्सनल दुश्मन नहीं होता है, उसका आपके साथ कोई पर्सनल रिवेंज नहीं होता है। उसे, फॉर हिम यू आर अ प्रोडक्ट, उसको आपसे पैसे लेने हैं। तो अगर कुछ ऐसे फाइनेंशियल फ्रॉड हो गया तो देन यू हैव टू रिपोर्ट ऑन 1930 पोर्टल। आपको इमेज, सो अगर आपने, देयर इज समथिंग कॉल्ड गोल्डन पीरियड, अगर आपने उसी टाइम में 2-3 घंटे के अंदर रिपोर्ट किया तो देयर आर चांसेस दैट आपके सारे पैसे हम सेव कर सकें। ये है। बाकी के जो ऑफेंस रहेंगे तो आप पोर्टल है www.cybercrime.gov.in, इसके आप ऊपर आप कंप्लेन कर सकते हैं, और एंड नियरेस्ट पुलिस स्टेशन के ऊपर आप कंप्लेन जाके दे सकते हैं। एंड इमीडिएटली यू नीड टू इन्फॉर्म योर, आपने अपने बैंक को इन्फॉर्म करना है कि मेरे साथ ऐसे ऐसे फ्रॉड हुआ, मेरे अकाउंट फ्रीज कर लेना। ये फर्स्ट एक्शन और फर्स्ट इंस्ट्रक्शन आपके तरफ से बैंक को जाना चाहिए। जैसे कई बार लोग डरते हैं शिकायत करने से, तो ये क्यों होता है, डर क्यों होता है उनको? जहाँ तक हमने देखा है कि साइबर क्राइम की कंप्लेन रजिस्टर करने के लिए कोई डरता नहीं, बिकॉज आजकल ऑनलाइन आपको, बिकॉज घर बैठे आप 1930 डायल कर सकते हैं, टोल फ्री नंबर, आप वहाँ से डायल करके कंप्लेन दे सकते हैं। सो और थाने में भी जाके ले सकते हैं, और पुलिस वो कंप्लेन लेते हैं और दे वी टेक डू लीगल एक्शन ऑन दैट पर्टिकुलर कंप्लेंट। जी, सोशल मीडिया हम लोग काफ़ी इस्तेमाल करते हैं इन दिनों, और सोशल मीडिया पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा करते समय में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि जैसे हमने देखा है कई बार हम घूमने जाते हैं और लोग फ़ोटो या स्टेटस अपना डालते हैं, शेयर करते हैं, और कई बार ऐसा भी हुआ है कि चोर स्टेटस देखकर घर में चोरी करने के लिए घुस गया है और उसने कहा कि मुझे फेसबुक के ज़रिए पता चला कि घर में कोई नहीं है। करेक्ट। हमेशा एक बात याद रख लेना, हर चीज़ डेटा के ऊपर रिलेटेड होती है। हम भी डेटा के प्रोडक्ट हैं। मुझे बचपन से जो डेटा फीड किया है, इसके बदौलत मैं आज जो हूँ, जैसे मेरी माँ बाप ने मुझे क्या सिखाया, मेरे टीचर्स ने क्या सिखाया, मैं किस सोसाइटी में रहता था, मेरे अराउंड में कौन लोग थे, उनसे मैंने क्या सीखा, दैट्स अ डेटा से हम लोग हैं। दिस इज, आई एम द प्रोडक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर डेटा। तो हम जब सोशल मीडिया पे डालते हैं, फोटोज़ डाले, कुछ भी डाल देना, ये क्या है, डेटा डाल रहे हो। आपको पता रहेगा टिकटॉक इंडिया से बैन किया, तो टिकटॉक का जो ओनर है वो 25th रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। ऐसा क्यों? क्या टिकटॉक करता है? टिकटॉक क्या मिसाइल्स बनाता है? टिकटॉक क्या वैक्सीन बनाता है? नहीं, हम ही खुद वीडियोस बनाते हैं, हम ही खुद पोस्ट करते हैं, लेकिन टिकटॉक वहाँ पे उसका ओनर कमा रहा है। इंडिया में 30% उसका शेयर था, मीन्स एवरी थर्ड पर्सन यूज टू यूज टिकटॉक। अगर बैन नहीं किया होता तो आज मुझे लगता है कि टिकटॉक का ओनर 5th रिचेस्ट पर्सन होता है। तो क्या ले रहा है टिकटॉक? क्या ले रहा है हमसे? टिकटॉक हमसे हमारा डेटा ले रहा है। टिकटॉक के पास क्या है? हमारा डेटा है, हमारा लोकेशंस है, हमारे कॉन्टैक्ट्स है, हम क्या करते हैं, हमारा हेल्थ रिकॉर्ड है। ठीक है, ये सारा डेटा टिकटॉक लेता है। बाद में दिस नॉट स्पेसिफिकली टिकटॉक, ये सारे ऐप्स जो हमारे मोबाइल में होते हैं वो ये डेटा लेते हैं हमारे मोबाइल से, और ये डेटा बाहर जाता है, और इस डेटा के यूज़ के कारण बाकी के कंपनीज पैसे कमाते हैं। अच्छा, डेटा से ही जुड़ा एक सवाल। हाँ, तो ये जैसे आपने पूछा कि जैसे सोशल मीडिया पे कभी भी आपके ऐसे कोई फोटोज़ नहीं डालने चाहिए जहाँ पर आपका लोकेशन आए। जी हाँ, जहाँ पर आपका लोकेशन है। सपोज आप घूमने को गए, तो आप घूमने के बाद, आने के बाद यू पोस्ट दोज वीडियोस और पिक्चर्स। ठीक है, तो नहीं तो आप यू आर गिविंग इंफॉर्मेशन टू द पब्लिक, इंफॉर्मेशन टू द परपरेटर, इंफॉर्मेशन टू द एक्यूज, इंफॉर्मेशन टू द क्रिमिनल कि मैं घर पे नहीं हूँ, आ जाओ, वेलकम, कर लो क्राइम। हाँ, सो दैट इज इम्पोर्टेंट। और कई बार हम देखते हैं कि कोई ऐप हम जब इंस्टॉल करते हैं तो कोई परमिशंस मांगते हैं, तो क्या कौन सी परमिशन देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? बेसिकली हम जब ऐप
कोई हमको ज़्यादा फ्री ऐप मिलते हैं, राइट? ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं कि फ्री ऐप इंस्टॉल करते हैं। एक चीज़ याद रखना, इस दुनिया में फ्री कुछ भी नहीं है। वो जो कंपनी जिसने ऐप डेवलप किया, उसने क्या घर पे बैठ के घर के सामान से तो ऐप नहीं डेवलप किया, उसने भी कुछ इन्वेस्टमेंट किया रहेगा, उसमें भी कोई प्रोग्रामर हायर किया रहेगा, उसमें भी इंफ्रास्ट्रक्चर लिया रहेगा टू डेवलप दैट पर्टिकुलर ऐप। लेकिन वो ऐप आपको फ्री में दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल टिकटॉक की बात लेंगे, फेसबुक की बात लेंगे, दिस एप्स आर फ्री, ठीक है? तो जो बंदा जो क्रिएट कर रहा है, जो द पर्सन हु इज क्रिएटिंग दोज एप्स, उसका फ़ायदा क्या है इसके बीच में? उसका फ़ायदा यही है कि वो आपसे डेटा ले रहा है। जैसे आपने बोला परमिशंस, ठीक है? जैसे आप अगर आप फेसबुक देखोगे तो फेसबुक आपकी सारी परमिशन ले रहा है। फेसबुक आपका हेल्थ रिकॉर्ड ले रहा है, आप कहाँ पर क्या करते हो, कब खाते हो, कब उठते हो, कितने एक्सरसाइज करते हो, सारा कुछ। आपके बैंक अकाउंट्स, आप कहाँ पर ट्रांजैक्शन करते हो, आप कब कितना पैसा विड्रॉ करते हैं, सारा कुछ। आपकी लोकेशन, आप कहाँ जाते हो, क्या जाते हो, एवरीथिंग। आपके परचेजेस, आपने क्या खरीदा, क्या क्या बेचा, सारा रिकॉर्ड। तो ये ऐप्स जब परमिशन लेते हैं, फॉर एग्जांपल एक ऐप ने आपके कैमरा की परमिशन ली, तो वो ऐप आपका कैमरा से देख सकता है कि आप इस जगह पे इस टाइम पे क्या कर रहे हो। अगर माइक्रोफोन की परमिशन लिया है तो वो ऐप आपकी जो बात करते हो वो सारे दिन सुन सकता है। अगर उस ऐप ने अगर आपकी कॉन्टेक्ट्स की परमिशन ली तो उसके पास आपके सारे कॉन्टेक्ट्स रहेंगे। अगर वो ऐप ने आपकी गैलरी का परमिशन लिया है तो उस ऐप आपकी पूरी गैलरी के फोटोज अपने सर्वर में डाउनलोड कर सकते हैं। दैट मीन्स हम खुद अपना डेटा एक अनजान इसके पास दे रहे हैं, देन बाद में बोलते हैं कि हमारे साथ ये फ्रॉड हो गया, वो फ्रॉड हो गया। तो यही है। और अगर हमको पता करना है कि हमारा डेटा कहाँ कहाँ पर है, तो देयर इज़ वन साइट बाय हैव आई बीन पॉन्ड, PWNED, उसके ऊपर आप जाओ और बाद में एक बॉक्स आएगा, वहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डाल दें और वहाँ पे चेक कर लेना। आपको पता चलेगा कि आपका जो इन्फॉर्मेशन है, आपका नाम, आपका जोग्राफिकल लोकेशन, आपके बैंक अकाउंट्स, आपके पासवर्ड्स, एवरीथिंग ब्रीच हो चुके हैं। आपको पता चलेगा वहाँ पर। कभी भी फ्रॉडस्टर आपको फ़ोन करके नहीं पूछेगा कि आपका पासवर्ड क्या है। ऐसा नहीं होगा। आप कौन सा भी FIR लेके देख लो, कोई भी फ्रॉडस्टर ऐसा नहीं पूछेगा कि आपका यूज़र नेम क्या है, अच्छा आपके बैंक अकाउंट का पासवर्ड क्या है, कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि ये सारे पासवर्ड उनके पास ऑलरेडी है। एक ही चीज़ पूछेगा वो, क्या? आपकी OTP, बिकॉज इट इज़ वन टाइम जनरेटर। और उसी के लिए ये सारा जो होता है, जो नाटक होता है, जो फिशिंग एक्टिविटीज, वो सिर्फ उसी जिसके लिए थी, क्योंकि वो OTP इज़ वन टाइम जनरेटेड और वो आपके मोबाइल में जनरेट होती है और वो मोबाइल का पोजीशन आपके पास होता है। इसलिए आपका मोबाइल हैक किया जाता है ताकि आपसे वो OTP ले ले, ठीक है? और मैं आपको कोई ये आके बोलता हूँ कि मुझे आपकी OTP दे देना, और वो फ्रॉडस्टर कभी OTP नहीं बोलेगा, सिक्योरिटी कोड आया हुआ रहेगा आपको मोबाइल में, क्योंकि OTP आपके दिमाग में फिक्स है। करेक्ट। हम सबको बोलते हैं कि डोंट शेयर योर OTP, डोंट शेयर योर OTP। ये OTP वर्ड जो हमारे दिमाग में फिक्स हुआ है, लेकिन मैं बोलूँगा नहीं, मेरे जो सिक्योरिटी कोड है मैडम, वो थोड़ा दे देना यहाँ पर एंटर करने के लिए। आप दे दोगे, हो गया ख़त्म बात। दिस इज़ व्हाट। अच्छा, सोशल मीडिया पर अगर कोई आपकी फेक प्रोफाइल बनाकर पैसे मांगता है तो ऐसे में क्या करें? पहली चीज़ है, हमें देखना है कि हमारे फेक प्रोफाइल क्रिएट क्यों होते हैं। मैं आपको 2 सेटिंग बोल दूंगा कि आपके कोई लाइफ में फेक प्रोफाइल क्रिएट नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल फेसबुक का आपका फेक प्रोफाइल करके बंदा क्या करेगा? बंदा ये करेगा कि आपके जितने फ्रेंड्स हैं उसको कांटेक्ट करेगा, उनसे पैसे मांगेगा, करेक्ट? हाँ। ये कब करेगा? जब आपने अपनी जो फेसबुक का जो फ्रेंड ये है वो पब्लिक कर चुका रखा है। मीन्स आप पब्लिक देख सकते हैं कि मेरे फ्रेंड्स लिस्ट में कौन कौन बंदे हैं। इसलिए एक सेटिंग करना है कि आप फ्रेंड इसमें फेसबुक ओपन कीजिए और फ्रेंड्स के सेटिंग में आप जाके देयर आर डिफरेंट ऑप्शंस। उसमें एक नीचे सबसे नीचे का ऑप्शन होता है ओनली मी फ्रेंड लिस्ट। हाँ, मीन्स आपकी जो फ्रेंड लिस्ट है सिर्फ आप ही देख सकते हो, बाकी कोई नहीं देख सकता है। तो जो क्रिमिनल रहेगा, अगर वो उसने आपका फेसबुक प्रोफाइल ये भी है तो उसके पास लिस्ट ही नहीं है, कॉन्टैक्ट लिस्ट ही नहीं है कि जिसको वो कॉन्टैक्ट कर सके और पैसे ले सके। फर्स्ट चीज़। सेकेंड, आपके पोस्ट, अगर आपके पोस्ट आपने पब्लिक किए तो बेस्ड ऑन आपको कमेंट जो मिलते हैं, आई कैन असर्टेन कि आपका ये फ्रेंड है, ये फ्रेंड है, ये फ्रेंड है, बेस्ड ऑन कमेंट्स। तो उसको हमें कभी भी प्राइवेट करना है ताकि आपके जो फ्रेंड सर्कल है, जो आपके जो लिस्ट में जितने लोग हैं, कॉन्टैक्ट्स में जितने लोग हैं, वही आपका वो पोस्ट देखे। अगर आप उसको पब्लिक करोगे देन ये चीज़ जो है जो आपको अट्रैक्ट करेगी।
कई बार तो नेताओं के भी बन चुके हैं फेक प्रोफाइल, बहुत बन इससे चुके भी हैं, पैसे बहुत मांग बन रहे चुके थे। हैं। तो ये चीज़ें सेटिंग करनी है और ये इम्पोर्टेंट है। और अगर हो चुका देन इमीडिएटली आप अपने फ्रेंड्स को बोल दे कि मेरा ऐसा ऐसा फेक प्रोफाइल बन चुका है, और आप उसको कोई रिस्पॉन्ड मत कीजिए। यस। अभी वर्तमान में साइबर अपराधी डेटा चोरी करने के लिए और आपका बैंक अकाउंट खाली करने के लिए और क्या नई तकनीकों का प्रयोग कर रहे हैं? अभी लेटेस्ट में अगर आप देखोगे कि एआई की जो हमारे साइबर वर्ल्ड में जो आगमन जो हुआ है, ऐसा नहीं था कि डेटा एआई अभी तो एआई पहले से भी था, लेकिन एआई से जैसे आप वॉइस क्लोनिंग वेरी इजीली कर सकते हैं, जहाँ पर आपके किसी रिश्तेदार का नहीं तो आपके बच्चे का फ़ोन आ जाएगा कि मुझे किडनैप किया है, थोड़े पैसे मांग रहे हैं, इनको डायरेक्ट पैसे दे दो, हो सकता है। डिप फेक वीडियोस, जैसे आपका क्लोन वीडियो किया तैयार, डिप फेक वीडियोस, और बहुत ही कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेट में किया एक किसी औरत के साथ, ना किसी लड़की के साथ, और उससे आपको ब्लैकमेल करके पैसे ले सकते हैं। नहीं तो देयर आर मल्टीपल डिप फेक वीडियोज़ जहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोल रहे हैं, जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हो, नहीं तो इवन मिनिस्टर्स हो, इवन फाइनेंस मिनिस्टर का भी एक वीडियो बना था, सुधा मूर्ति जी का भी एक वीडियो बना था, जहाँ पर वो बोल रहे हैं कि 25,000 आप इन्वेस्ट कर लो और आपको इतने इतने प्रॉफिट मिलेंगे। तो बेस्ड ऑन देयर क्रेडिबिलिटी ऑफ देयर, जो बोलते हैं कि उनकी जो शख्सियत की क्रेडिबिलिटी, उसके ऊपर लोग कहते हैं हाँ ये मैडम नहीं बोला रहेगा, नहीं तो ये इन्होंने नहीं बोला रहेगा, उसके बिना पे दे हैपन टू इन्वेस्ट इन दैट पर्टिकुलर साइट और ऐप, और उसमें उनके पैसे फंस जाते हैं। ये हो गया। उसमें सिम क्लोनिंग हो गया, आपके नाम पे सेकंड सिमिलर नंबर का सिम क्लोन हो जाएगा, और जो OTP सारी है उस नंबर पे चले जाएगी। QR कोड का स्कैम हो गया, जो लाइक ना फेक QR कोड क्रिएट करते हैं एंड पैसे हड़प लेते हैं। तो ऐसे बहुत सारे, एक ही दो नहीं, गिनने के लिए कम रहेंगे। और एक सवाल, जैसे हम ATM में कार्ड डालते हैं तो ऐसे में कोई स्कैम हो सकता है हमारे साथ? हाँ, एक्चुअली पहले क्या था, नाउ दैट प्रॉब्लम हैज़ बीन फिक्स्ड। पहले क्या होता है कि एक स्किमर मशीन होती थी जो ATM के जहाँ पर जो आप कार्ड स्लॉट रहता था वहाँ पर फिक्स किया जाता था। जैसे आपने कार्ड डाल दिया तो आपका जो कार्ड का डेटा है वो डेटा वो स्किमर मशीन कॉपी करती थी, और उसके ऊपर एक कैमरा होता था। वो कैमरा जो आप पिन एंटर करती थी तो वो दैट कैमरा इज टू रिकॉर्ड दैट पिन। तो बाद जैसे आप चले गए तो वो बंदा जिसने वो फिक्स किया रहता था वो निकालता था, और वो डेटा पूरा जो वीडियोग्राफिकल डेटा होता है, तो जिसका जो पिन नंबर एंड कार्ड का डेटा वो लेता था, डुप्लीकेट कार्ड करता था एंड। बट अभी तो क्राइम बहुत ही कम है रिपोर्टेड में। बच्चों और ख़ास करके वरिष्ठ नागरिक जो साइबर धोखाधड़ी से ज़्यादातर शिकार होते हैं, तो उनको बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अगर आप देखोगे बच्चे एंड सीनियर सिटीजन, वरिष्ठ नागरिक, सीनियर सिटीजन, इन दोनों के बीच में एक कॉमन चीज़ है, एज। बच्चे और सीनियर सिटीजन, एज फैक्टर कहाँ पे है कि आप इन दोनों को इजीली मैनिपुलेट कर सकते हो। आप बच्चे को भी इजीली मैनिपुलेट कर सकते हो और सीनियर सिटीजन को भी इजीली मैनिपुलेट कर सकते हो। तो जैसे बच्चे आजकल क्या कहते हैं, ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं। तो बच्चे जब ऑनलाइन गेम खेलते हैं तो देयर आर मल्टीपल गेम्स होते हैं जहाँ पर आपको चैट फैसिलिटी होती है। पता नहीं जो सामने वाला बंदा होता है, जो सामने वाला जो प्लेयर होता है वो हमेशा उन्हीं के एज का प्लेयर नहीं, 70% इसमें क्रिमिनल्स होते हैं जो आपके साथ बुलिंग कर सकते हैं, जो आपके साथ साइबर ग्रूमिंग कर सकते हैं, आपसे कुछ गलत वीडियोस फोटोज़ आपसे ले सकते हैं। नहीं तो आपको एक झांसा देके आपके मोबाइल पे कोई ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जो मोबाइल सपोज आपने अपने पेरेंट्स का मोबाइल यूज़ किया तो आपके वजह से आपके पेरेंट का डेटा जा सकता है। ठीक है, तो ये हो सकता है। सीनियर सिटीजन क्या होता है कि दे शुड नॉट, उन्होंने अपना OTP पिन किसी के साथ शेयर नहीं करना है। कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रहेगा देन दे हैव टू टेक गाइडेंस ऑफ देयर चिल्ड्रन। नहीं तो कोई भी उन घर में कोई है तो उनसे गाइडेंस ले लो, उनकी सहायता ऐसे करने का। और नेक्स्ट थिंग, कोई भी उनको कॉल करे किसी भी अथॉरिटी से, जैसे मैं बोले कि मैं पुलिस से हूँ और मैं साइबर क्राइम से इंस्पेक्टर बात कर रहा हूँ और SP बात कर रहा हूँ और मैं ट्राया से बात कर रहा हूँ, तो उसमें ब्लाइंडली बिलीव नहीं करने का। इट हैज़ टू बी वेरीफाइड, क्योंकि ऐसी कोई एजेंसी नहीं जो आपको पर्सनली फ़ोन करके बोलेगी कि नहीं नहीं आप इसमें गुन्हे में शामिल हो, आप यहाँ पर आ जाओ, और नहीं तो आप डिजिटली अरेस्ट हो जाओ। नो, ऐसा ही अगर किसी को करना है देन इट विल कम टू द प्रॉपर चैनल। जो आपका नियर बाय थाना है वहाँ से आपको कोई नोटिस आएगी, तो प्रोसीजर है।
ऐसा नहीं कि आपको पर्सनली फ़ोन करके पुलिस बोलेगी। नो, और कई बार ईमेल पर एक आती है ना कोर्ट ऑर्डर कि हाँ, ऐसे कोई आ सकते हैं email? नहीं आ सकती। इट इज़ ऑल फेक। ये सारे आपको प्रेशर में डालने का टैक्टिक्स है, सो दैट यू विल फॉल इन द प्रेशर, और बाद में वो जो कहेंगे आप वही करेंगे। यही टेक्निक है। अच्छा, और अंत में आप कोई संदेश देना चाहते हैं हमारे लोगों को? बेसिकली जो अब जैसे साइबर चल रहा है, साइबर केसेस हम देख रहे हैं, तो इसमें है कि अलर्टनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप अलर्ट रहो, किसी के झांसे में मत आओ। और जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि जैसे हमने हमारे रामायण में सीता को पता था कि जो लक्ष्मण रेखा है उसको क्रॉस नहीं करना है। सीता न्यू दैट लक्ष्मण रेखा से अगर क्रॉस करोगे तो, लेकिन रावण ने क्या किया, एक भिक्षुक का अवतार लेके वो वहाँ पर आए और उन्होंने उनको कन्विंस किया। तो साइबर वर्ल्ड में भी ऐसे ही होता है, जो क्रिमिनल होता है सामने, वो किसी भी रूप में आपके सामने आ सकता है। क्रिमिनल किसी भी रूप में। सो ब्लाइंडली किसी के ऊपर ट्रस्ट मत कर लो, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू फाइनेंशियल थिंग। अगर कोई भी फाइनेंशियल की चीज़ है तो किसी के बड़े का गाइडेंस ले लो आप, नहीं तो जिनको जानकार है उनसे गाइड लो। और कुछ अगर क्राइम हो जाए तो घबराने की चीज़ नहीं, आप इमीडिएटली रिपोर्ट कर लो, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। अच्छा, हमें आशा है कि आज के इस विशेष कार्यक्रम के माध्यम से आपको साइबर फ्रॉड से संबंधित महत्वपूर्ण और उपयोगी जानकारी प्राप्त हुई होगी। आज हमारे निमंत्रण को स्वीकार कर स्टूडियो में उपस्थित होने और अपना बहुमूल्य समय निकालकर अपने ज्ञान और अनुभव हमारे साथ साझा करने के लिए साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन रायबंदर गोवा के पीआई श्री दीपक पेडनेकर जी के प्रति हृदय से हम आभार व्यक्त करते हैं। थैंक यू। सभी दर्शकों का भी इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम भविष्य में भी ऐसे महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक विषयों पर चर्चाएं लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। Thank you.